तो ये हम देखते हैं कि हमारा पेट्रोलियम सेक्टर बड़ा ज़बरदस्त परफॉर्म करता है, हमारा पावर सेक्टर बड़ा अच्छा परफॉर्म करता है, बैंकिंग सेक्टर, सीमेंट सेक्टर, लेकिन टेक्नोलॉजी सेक्टर, लेकिन ये चंद एक ही सेक्टर्स हैं जिनको हम देखते हैं जब भी वो इंडेक्स ऊपर जाता है तो ये इन्हीं सेक्टर्स की परफॉर्मेंस बेहतर होती है, इंडेक्स नीचे आता है तो इन्हीं की परफॉर्मेंस डाउन होती है। बाकी सारे स्टॉक्स ये क्यों, ये स्लीपिंग स्टॉक्स हैं, ये इतने स्लो डाउन हैं, ये डेड स्टॉक्स हैं, ये क्यों हैं सर? नहीं, इसमें तो ना उसकी एनालिसिस करनी पड़ेगी सेक्टर वाइज के हर एक के फंडामेंटल्स होते हैं, राइट। जैसे आपने बैंकिंग का कहा, बैंकिंग ये है कि हमारी माशाल्लाह मनी सप्लाई काफ़ी बढ़ती रहती है ना। गवर्नमेंट के एक्सपेंडिचर होते हैं, आपको पता है। अगर आप फेडरल बजट देखें तो कोई 8 ट्रिलियन का खसारा होता है जो वो कहते हैं जी हम बैंकों से बोरो करेंगे, या कोई इनडायरेक्टली स्टेट बैंक देता है। तो वो जब लिक्विडिटी होती है तो उनकी स्प्रेड बनते हैं। स्प्रेड मीनिंग के वो स्टेट बैंक से बोरो कर रहे होते हैं जैसे 10 पे, और गवर्नमेंट को दे रहे होते हैं 11 को। तो वो एक तरह का स्प्रेड है प्राइवेट सेक्टर। तो जो जिस तरह से बोरोइंग बढ़ती रहती है, मनी सप्लाई बढ़ती रहेगी, तो बैंकिंग विल डू वेल, अनलेस कि वो हैवीली प्राइवेट सेक्टर में करें और प्राइवेट सेक्टर डिफ़ॉल्ट कर जाए तो फिर उनको लॉसेस लेने पड़ते हैं। बट जनरली ये रीज़न है कि इनका ऑयल एंड गैस के अंदर बेसिकली आपके जो एग्जिस्टिंग प्लेयर्स हैं, OGDC है, PPL वगैरह हैं, इनके पास ऑलरेडी एग्जिस्टिंग फील्ड्स हैं काफ़ी। वो और पाकिस्तान में पोटेंशियल है, ऑफशोर का भी है, ऑनशोर का भी ऑयल एंड गैस का है। कुछ अनफॉर्चुनेटली बलूचिस्तान में है तो सिक्योरिटी के इशू होते हैं, वहाँ पहुँच नहीं पाते हैं, लेकिन वहाँ पे पोटेंशियल काफ़ी है। तो कहने का ऑयल एंड गैस का भी स्ट्रक्चर ये है कि वो गैस एंड ऑयल गवर्नमेंट कंट्रोल करती है। तो उनको एक बिकॉज उन्होंने इन्वेस्टमेंट की हुई है और उनको एक पर्टिकुलर प्राइस मिल रही है उस फील्ड की, तो उस हिसाब से वो बढ़ते रहते हैं और फ्रेश इन्वेस्टमेंट वो करते रहते हैं। क्योंकि इसके अंदर बैरियर ये है कि किसी को आने के लिए नए काफ़ी ह्यूज इन्वेस्टमेंट करनी पड़ेगी, एरियाज़ लें, कंसेशन लें, ड्रिलिंग करें। तो जो इस्टेब्लिश प्लेयर है जिनकी ऑलरेडी आउटफ्लो चल रही है, और टू सम पार्टली वो फिक्स्ड होती है और पार्टली बेंचमार्क होती है इंटरनेशनल प्राइसेस से। तो जब वो जैसे ऑयल इज़ इंटरनेशनली बेंचमार्क, तो $60 से $100 हो गया, तो जितने ऑयल, जैसे मैंने आपको बताया 60,000 बैरल्स प्रोड्यूस होते हैं, उसके ऊपर सबके ऊपर 3-4 कंपनी जो ये प्रोड्यूस कर रही हैं उन सबको बनाजा मिलेगा। फर्टिलाइज़र जो है वो पार्टली इंटरनेशनली से ट्रेड होता है। कुछ गैस प्राइसेस भी सस्ती थी, वो अब गवर्नमेंट ने बढ़ा दी हैं, लेकिन वो एक कमोडिटी ऐसी है कि आपको प्रोटेक्शन है इंपोर्ट से, क्योंकि इंटरनेशनल प्राइस काफ़ी हाई होती है, डोमेस्टिक लो प्राइस होती है। तो कहने का मकसद ये है कि ये जो 4-5 सेक्टर्स हैं, आईटी में देखा जाए तो 2-3 कंपनीज ही हैं, सिस्टम आप सब सुनते हैं, दूसरे एक होंगे। तो आईटी में कोई बड़ा प्लेयर आए तो वो मतलब आउटसोर्सिंग करे या कोड लिखे या एप्स बनाए या जो भी करे, तो वो आएगी तब जाके आगे बात बढ़ेगी। सीमेंट जो है वो आई थिंक एक तो कम्पेटिटिव भी है, उनको एक्सपोर्ट मार्केट भी मिले थे, और अब जैसे जब स्टेबलाइजेशन आई थी तो फिर लोग एटलीस्ट बिल्डिंग के अंदर कमर्शियल बिल्डिंग्स, डैम्स, जो भी चीज़ें हैं उसकी डिमांड क्रिएट हुई। तो इसको ज़रा सा मुश्किल है कहना कि जी बाकी सेक्टर्स को क्या करें, क्योंकि वो ड्रिवन है ईच सेक्टर के फंडामेंटल से। तो ये लेकिन द गुड थिंग इज़ कि ये जो फंड सेक्टर्स हैं, फर्टिलाइज़र, ऑयल एंड गैस, बैंकिंग, दे अकाउंट फॉर मेजर पार्ट ऑफ द इंडेक्स। PSO है, तो ये इंडेक्स को जब लेके चलते हैं, क्योंकि ये सेक्टर्स की फंडामेंटल्स ठीक हैं, तो उसकी वजह से वो फिर आगे बढ़ते हैं। तो अभी जिन बड़े प्लेयर्स के आप आने की बात कर रहे हैं, वो चाहे फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट हो या स्टॉक में इन्वेस्टमेंट हो, अब उसके लिए तो फिर हमें ऐसा लग रहा है कि अपनी पॉलिसी को रीथिंक करना पड़ेगा, सारी चीज़ें दोबारा से देखनी पड़ेंगी, क्योंकि इस वक्त जो हालात हैं तो बहुत आसान तो नहीं होगा इन्वेस्टर को खींच कर इस वक्त पाकिस्तान लेकर आना, जो कि पहले ही हमने पिछले ये जो फिस्कल ईयर 7-8 महीना गुजरे हैं अभी, इसमें फिगर डाउन हो रहा था हमारी फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट का। पिछले 25 साल में भी कोई ख़ास ऐसा एक आध साल ही 2007 या 8 का ही गया है जिसमें बेहतर इन्वेस्टमेंट पाकिस्तान में आई है। तो ये फॉरेन इन्वेस्टमेंट के हवाले से हम इतना मुश्किलात का शिकार पिछले 2-2.5 दहाइयों में क्यों रहे हैं? देखें, पहले तो हम स्टॉक एक्सचेंज की बात कर लेते हैं। स्टॉक मार्केट में तब आएगी दोबारा फॉरेन इन्वेस्टमेंट जब उनको लगेगा कि दो चीज़ें, एक तो पॉलिटिकल स्टेबिलिटी थोड़ी है, पॉलिटिकल इकोनॉमिक स्टेबिलिटी है जो वॉर की वजह से जो भी है, और दूसरे वो सोचेंगे कि वैल्यूएशन बड़ी चीप हो गई हैं। वैल्यूएशंस कब चीप होंगी? या तो दोबारा मार्केट गिर जाए, या दूसरा ये कि जो स्टॉक्स हैं, अंडरलाइंग स्टॉक्स हैं जो इंडेक्स में, उनकी परफॉर्मेंस प्रॉफिटेबिलिटी से बढ़ना शुरू हो जाए, तो वो कहेंगे अच्छा यार ये तो पी रेशो जो है वो काफ़ी गिर गया, मैं ख़रीद लेता हूँ। तो ये एक पर्टिकुलर कैरेक्टरिस्टिक्स है, वो देखेंगे सस्ता है, उनको समझ में आ रही तो आएंगे। वी डोंट नो व्हेन, बट जब या तो बहुत मार्केट गिर जाए या कॉर्पोरेट की प्रॉफिटेबिलिटी। जो FDI है वो एक तो पॉलिटिकल स्टेबिलिटी पे तो डिपेंड करती है, बट अगेन फंडामेंटली कि कौन सी इंडस्ट्री में जाना चाहते हैं, राइट।
तो इसके अंदर पाकिस्तान में ये तो अब काफ़ी इस्टेब्लिश्ड है कि अब जो हम फंडामेंटल कमोडिटीज़ जो है ना उसके अंदर इतने हम competitive नहीं है। मतलब डोमेस्टिक के लिए तो ठीक है, सीमेंट ने भी थोड़ा एक्सपोर्ट कर दिया, थोड़ा केमिकल हो गया एक्सपोर्ट वगैरह। टेक्सटाइल एक हमारी कोर इंडस्ट्री है जो लोग अभी तक हैं बिकॉज दे नो द बिजनेस, डेकेड से बिजनेस 55 to 60% एक्सपोर्ट अभी तक उसी पर रिलाय कर रहे हैं। बट जो फ्यूचर है ना वो 3-4 चीज़ें हैं और वो बहुत फोरम में डिस्कस हो चुका है। नंबर 1 इज़ मिनरल्स, ठीक है ना, जो हमारे बलूचिस्तान में माशाल्लाह और केपी में भी काफ़ी मिनरल्स हैं। और ये सारे एक तो बहुत जिसको कहते हैं रेयर अर्थ्स भी हैं कुछ, जो ये फ़ोन्स और सोलर बैटरीज वगैरह में आती हैं, और कुछ हैं जो बेसिक हैं, कॉपर है फॉर एग्जांपल, कॉपर एंड गोल्ड। इनकी कीमतें जो हैं इंटरनेशनल मार्केट, जैसे गोल्ड आपने देखा है इज़ गॉन ट्रिपल लिटरली, कॉपर भी जो है डबल ट्रिपल हो गया। तो ये बिल्कुल वायबल बन गई हैं इंडस्ट्रीज़। तो काफ़ी लोकल ग्रुप्स ने भी एक तो जो सब सुनते हैं हम रेकोडेक के बारे में वो है, और उसके अलावा लोगों ने लाइसेंस लेके करना शुरू कर दिया। बट इसका जो पे बैक होगा, रेकोडेक सबसे आगे प्रोजेक्ट है, इसका अजम्पशन थी कि 2028 में शुरू हो जाएगा। बाकी चीज़ें वो 2-3 साल पीछे थे, वो आ जाते हैं। तो लेकिन रेकोडेक भी अब अनफॉर्चुनेटली थोड़ा सा वो बलूचिस्तान में थोड़ी सी मिलिटेंसी वगैरह की वजह से, क्योंकि वो एरिया जो है इज़ वेरी क्लोज टू द बॉर्डर, और वो वहाँ से कोई रॉकेट मार दे, कुछ हो जाए, तो ये हाई रिस्क गेम है। लेकिन इसकी पे ऑफ इतनी अच्छी है कि अभी भी इसके ऊपर अटैम्प्ट कर रहे हैं। तो मिनरल्स एक है नंबर 1। नंबर 2 इज़ एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर में हमारे ज़मीन अल्लाह का शुक्र है, पानी, मतलब वी हैव द फंडामेंटल्स देयर। कुछ क्रॉप्स में हम जैसे वीट वगैरह में अच्छी होनी शुरू हो गई हैं, लेकिन कुछ क्रॉप्स में अभी भी इंटरवेंशन, पूरी ओवरऑल पॉलिसी की ज़रूरत है कि जहाँ पे जाके वो ऐसी चीज़ें प्लांट करें जो फॉर एग्ज़ाम्पल शुगर केन है हमारे लिए, मतलब ठीक है हम कम भी चीनी होंगे तो मसला नहीं है, बट हमारा इंपोर्ट बिल अभी भी $4-5 बिलियन का है। सोयाबीन है, इस तरह की चीज़ें हैं जो प्लांट करके हम वो ज़मीन छोड़ के यहाँ प्लांट कर लें तो हम सेल्फ सफिशेंट हो जाएंगे इन चीज़ों पे, तो हमारा जो इंपोर्ट बिल है वो कम हो जाएगा, उससे और कुछ चीज़ें फिर हम सरप्लस भी होगी तो हम एक्सपोर्ट भी कर सकेंगे। तो एग्रीकल्चर है, और तीसरा जो है वो है आईटी, जहाँ माशाल्लाह हमारा मैन पावर अच्छा है, उसको थोड़ा सा ट्रेन करना है, थोड़ा सा अच्छे ग्रुप्स आएँ, उसको एक तरह से एज एन इंडस्ट्री लेके चलें फॉर्मलाइज तरीके से, गवर्नेंस वगैरह के। ऑल्दो लोग फ्रीलांसिंग भी कर रहे हैं जो और वो अच्छे पैसे कमा भी रहे हैं, तो थोड़ा सा गवर्नमेंट की सपोर्ट है। वो हर चीज़ के अंदर टैक्सेशन बीच में आ जाती है, वो कि जी आपने इतना कमाया होगा, छोड़ दें यार, 2-4 साल अगर ना भी टैक्स दे या वो बहुत मिनिमल टैक्स दे तो क्या फ़र्क पड़ जाएगा। बिल्कुल, आपके डॉलर आएंगे, आपके IMF प्रोग्राम से आप आउट हो जाएंगे, तो बहुत फ़ायदा हो जाएगा इन चीज़ों का। तो सर ये इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को हमने देखा बड़ी एक इमर्जिंग इंडस्ट्री के तौर पर ये आई दुनिया में, तो उस वक्त बहुत आगे इनमें तरक्की हो चुकी है। हम ऑयल अपने इंपोर्ट बिल से भी परेशान रहते हैं, ऑयल प्राइसेस अभी बढ़ी तो देखिए इन्फ्लेशन बढ़ा। जब रेकोडेक का प्रोजेक्ट वहाँ से कॉपर आ रहा है जो इन बैटरीज़ में इस्तेमाल होता है, तो इसका मतलब बैटरीज़ भी हम वो बन सकती हैं अगर हम वैल्यू एडिशन की तरफ जाएँ। तो ये इस सेक्टर की तरफ वो इस वक्त तवज्जो क्यों नहीं नज़र आ रही जो कि दीगर ममालिक में हमने देखा है? बड़े मुश्किलों से हमें निजात दिला सकती है, ख़ासतौर पर ऑयल की इंपोर्ट कम कर सकती है? जी, ऑयल की इंपोर्ट तो कम कर सकती है, लेकिन जहाँ पे EVs पॉपुलर भी हो गई हैं वो लिमिटेड बेसिस पे है, इन द सेंस कि अभी भी आपकी ना काफ़ी जो फ्यूल जाती है, एज एन एग्जांपल ट्रक्स की है जो इंटर कंट्री जो नॉर्थ टू साउथ चलती हैं या साउथ टू नॉर्थ चलती हैं, डोमेस्टिक भी विद इन द सिटी भी चलती है। तो ये जो फ्यूल है, ये फ्यूल्स इसको जो रिप्लेस करना इतना आसान नहीं होता। वो अभी भी वेस्ट में भी ट्रक्स वगैरह नहीं हुई हैं, बेसिक कार्स हुई हैं। चाइना इज़ नंबर 1 इन EVs, आई थिंक इफ़ आई रिमेंबर 50-60% उनकी EVs हो गई हैं, या कोई टारगेट है उसका रीच करने का। तो EVs आएंगी, स्लोली इवॉल्व होंगी, बट इससे कोई हमें ये नहीं, आई डोंट थिंक कि कोई मेजर, ये तो ज़रूर हो जाएगा कि आपकी फ्यूल आहिस्ता आहिस्ता कम होना हो, इंपोर्ट ऑफ फ्यूल कम होना शुरू हो जाएगा, बट ओवरनाइट कोई वो नहीं आएगा। लेकिन अगर 3 माइंस खुल जाएँ तो उससे ओवरनाइट चेंज आ सकता है, क्योंकि वो ईच माइन विल हैव $2-3 बिलियन ऑफ एक्सपोर्ट, 3-4 मतलब 10 बिलियन आप 5 साल में 10 बिलियन हो सकता है कर सकें अगर आप उसको अप्लाई करें। लेकिन फ्यूल इसके अंदर EVs के अंदर जो फ्यूल का सब्स्टिट्यूशन है वो इतनी नहीं होगी थोड़ी बहुत, बट इतनी नहीं होगी। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।